नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। थोड़े की जरूरत है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का 4 चरण जो बाकी है उनका इंतजार है। और खास तौर से अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो ये तीसरा चरण इस लिहाज से भी काफी निर्णायक माना जा रहा है क्योंकि बीते अगर 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखा जाए तो ये बताता है इतिहास की 2019 में इसी तीसरे चरण में 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और खास तौर से निर्णायक भूमिका इन सीटों ने इस तीसरे चरण ने निभाई थी। इस बार क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। रण क्षेत्र में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 11 राज्यों का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है और कर्नाटक में 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है हम आपको जो सामने रख रहे हैं। खासतौर पर देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 5 बजे तक 53.40% मतदान संपन्न हुआ। वहीं अलग अलग तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं। 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं। 11 राज्यों में 5 बजे तक 60.19% मतदान दर्ज किया गया है। कर्नाटक में 66.05% मतदान हुआ। गोवा में 5 बजे तक 72.52%। वहीं महाराष्ट्र में 53.40%। 5 बजे तक का यह आंकड़ा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है। तो तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन प्रचार अभियान को धार देने के लिए अब भी तमाम बड़े चेहरों ने कमर कस रखी है। इस वक्त जरा जल्दी से महाराष्ट्र की भीड़ ले चलते हैं आपको, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। जल्दी से चलते हैं। 2014 में आपने जब मुझे देश की सेवा करने का दायित्व दिया तब मैं देश भर में से गोपीनाथ जी जैसे साथियों को चुन चुन करके दिल्ली ले गया था ताकि हम मिलकर के देश की सेवा करें। गोपीनाथ जी के पास मुझसे भी ज्यादा अनुभव था, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि आने के कुछ ही समय में मेरे साथी को मुझे गंवाना पड़ा और इन कार्यकाल में मुझे मेरे बहुत साथी खोने पड़े। गोपीनाथ जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, यानी ये आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को जब मेरे हाथ कट जाए तो मेरी मुसीबत कितनी बढ़ गई होगी। और इसलिए इन सब साथियों की मुझे बहुत याद आना और यहां जब आया हूं तो स्वाभाविक रूप से गोपीनाथ जी की याद आना और जो मैं कमी महसूस करता हूं वो मुझे फील होता है। साथियों, आज तीसरे फेज का मतदान खत्म होने पर है और साथ ही इंडी अघाड़ी की उम्मीदें भी खत्म हो गई है। पहले चरण में इंडी अघाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ और आज तीसरे चरण में इंडी अघाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। साथियों, मोदी विकसित भारत के मिशन पर निकला हुआ है। इस संकल्प के लिए आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए।
और मेरी विरासत आप ही है। आपकी आने वाली पीढ़ियां वो ही मेरी विरासत है। मैं आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निकला हूं। मैं आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वही अंदाज, वही तीखे तेवर। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा बाकी है, 4 चरण अभी बाकी हैं और इसीलिए वही तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर से विपक्षियों को घेरते हुए कह रहे हैं कि विपक्षी इंडी जो अघाड़ी है पहले पस्त हुआ, फिर ध्वस्त हुआ और अब जो थोड़ा बहुत दीपक था वो भी बुझ गया है। लेकिन कितना असर हुआ है तीसरे चरण में जो तीखे तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए, उसका कितना असर हुआ? ग्राउंड जीरो पर हम चलकर अपने आज जो सहयोगी उनसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ तस्वीरों को आज दिन भर से समेटा है, पिरोया है आपके सामने रखने के लिए। और देखिए वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान में आज किस तरीके से तीसरे चरण में पूरा देश हिस्सा लेते हुए नजर आया है। एक तरफ जहां हमने देखा कि जो दिव्यांग हैं वो भी अपने मत का, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा दान है, उस दान को करते हुए नजर आए। वहीं कड़ी धूप में लंबी कतार हमने देखी। भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में कहा जा रहा था कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से कुछ जगहों से तस्वीरें आई वो ये बताती रही कि लोगों में भीषण गर्मी में भी प्रचंड मतदान करने की होड़ लगी हुई है। और यही वजह रही कि हर जगह से दिल को सुकून देने वाली तस्वीर भी आई। हमने देखा कि किस तरह से व्हील चेयर पर भी महिलाएं, बुजुर्ग महिला पहुंचती हैं वोट देने के लिए। ऐसे ही महिलाओं में बड़ा जोश नजर आया। छत्तीसगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी सबसे पहले आज सुबह 7:33 पर वोट कास्ट किया। उनको मिलने और देखने के लिए जो हुजूम था उन्हें निराश नहीं किया प्रधानमंत्री ने। वहां जाकर वो मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वृद्ध महिला, अब 103 वर्ष की ये महिला है, लेकिन वो जानती है देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और लोकतंत्र के उस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। ऐसे ही हमने देखा कि हर तरफ मतदान के समय नृत्य करती हुई महिलाएं भी नजर आई। कमोवेश देश भर से ऐसी तस्वीरें आई। आज 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इन सब के बीच अब ये कहा जा रहा है कि खास तौर से जो निर्णायक भूमिका निभाएगा वो तीसरा चरण रिजल्ट पे दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ और तस्वीरें हैं आपके सामने रख रहे हैं। जो हाई प्रोफाइल चेहरे आज जिन्होंने वोट कास्ट किया और देश से अपील की कि लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें हिस्सा लीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने बाकायदा मानक जो होते हैं उसे तय किया और आज रानीप में जाकर अपना वोट कास्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा में अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप देख सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक पहुंचे, तो वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हो या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी ये बड़े चेहरे जिन्होंने सबसे पहले अहले सुबह वोट कास्ट किया। और इसके बाद मैसेज एक ही था, पहले और दूसरे चरण में जो उदासीनता नजर आई, इसके बाद तीसरा चरण भी उदासीन ना हो, इसके लिए सभी ने वोट कास्ट करने के बाद एक मैसेज दिया, महत्वपूर्ण मैसेज कि ये देश का नहीं आपके भविष्य का चयन है, और अपील की वोट कास्ट करने की। कुछ और तस्वीरें हैं जो हमने समेटने की कोशिश की है। जल्दी से नेक्स्ट तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई वो बड़ी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जब रानी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री वोट कास्ट करने के लिए 200 मीटर पहले से, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं जानी होती है, ये मानक होता है जिसे उन्होंने तय किया। पैदल चलकर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे। उन्हें देखने के लिए भारी हुजूम था। हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और फिर बाकायदा अंदर जाकर वोट कास्ट किया। और वोट कास्ट करने के बाद वो जब बाहर आए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने व्यवहार से एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आए कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और ये सबसे बड़ा दान है मतदान। इसलिए मत
का दान करने के लिए घरों से बाहर जरूर निकले। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जो लोग मौजूद थे उनमें बच्चे थे और बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम है वो पूरी दुनिया जानती है। अपने आप को रोक नहीं पाते और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर वो खिलाते हुए अपनी चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। इन सब के बीच एक तरफ तो वोट कास्ट हो रहा था, दूसरी तरफ राजनीति बड़े चरम पर थी और ये राजनीति आरक्षण के मसले को लेकर हो रही थी। आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे अपने पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बड़ा प्रहार करते हुए हर चुनावी सभाओं में नजर आ रहे हैं। ऐसा ही आज खास बयान तीर उनकी तरफ से चला जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। क्या कुछ आज का बयान तीर रहा, जल्दी से देखते हैं और फिर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर अपने सहयोगियों के पास। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। तो चलिए, बयानों के तीर चलते रहे, लेकिन आज तो महत्वपूर्ण तीर जनता ने चला दिया है। 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए जरा जानते हैं आज का दिन कैसा रहा, क्या खास रहा। सीधे पर स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे साथ। आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश से रजत मिश्रा हैं, कोलकाता से संगीता झा हैं, छत्तीसगढ़ से योगेश मिश्रा हैं, महाराष्ट्र से दीपक चौहान को देख पा रही हूं मैं, और गुजरात से उत्कल ठाकुर। तमाम ब्यूरो चीफ इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ आज के दिन भर का अपडेट लेकर आपके बीच उपस्थित है। सबसे पहले महाराष्ट्र, दीपक आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे की चरणों के लिए प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे विरोधी जो पहले पस्त हुए फिर ध्वस्त हुए, अब जो थोड़ा बहुत दिया जल रहा था वो भी बुझ गया है। तीसरे चरण के लिहाज से जो बातें वो कह रहे हैं वो कितनी खास नजर आई, क्योंकि महाराष्ट्र में आज सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखा गया है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से किस तरीके का दिन रहा आज महाराष्ट्र वासियों के लिए तीसरा चरण? जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से तीसरा चरण का जो चुनाव आज महाराष्ट्र में हो रहा है, इसी तीसरे चुनाव को लेकर 5 बजे की अगर हम वोटों की बात करें तो अभी तक जो है सिर्फ 53% जो वोट, 53.40% जो वोट है वो महाराष्ट्र में अभी तक हुए हैं। अभी 1 घंटे की जो काउंटिंग है वो भी अभी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा ये 55 तक जाएगा क्या, ये भी सवाल यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं काफी गिरावट जो है महाराष्ट्र में वोटों की दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो है, कई लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकले, वो वोट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि क्या ऐसी मजबूरी थी उन लोगों को, वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। बताया जा रहा था दोपहर से कि लोग धूप के वजह से जो है वो बाहर नहीं आ रहे वोट डालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लावनी देखिए, जो जितने भी जो लोग हैं, कई उद्योग व्यवसाय के लिए जो बाहर जा चुके हैं, वो लोग जो है, जो वोटो जिनका जो वोटिंग जिस
चुनाव क्षेत्र में था, वो लोग जो है वो चुनाव वोट डालने के लिए वहां पे नहीं पहुंचे, और कई युवा जो है, कई किसान जो है, कई आरक्षण के जो मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजों को लेकर जो है कई लोग जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकले। दीपक, कई एक ऐसे सवाल दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन इस बार हो गया, क्योंकि एक एक पार्टी के दो दो गुट हो गए। वो दो रूपों को देखकर बड़े कंफ्यूजन में आ गए, शिवसेना की बात हो या एनसीपी की बात हो, और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र की धीमी रफ्तार के लिए जिम्मेदार रहा। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया ग्राउंड पर? जी बिल्कुल लावनी, जैसे कि अजित पवार गुट हो, जो शरद पवार गुट हो, जैसे कि एकनाथ शिंदे का गुट हो या उद्धव ठाकरे का गुट हो, इनमें जो है काफी कंफ्यूजन जो है कई शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनमें दिखाई दिया, कई एनसीपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। तो उन सभी ये जो दल है, इनके जो कार्यकर्ता है उनमें कई कंफ्यूजन यही था कि हम वोट किसको दें। कई जो है, कई किसी के ऊपर प्रेशर था, जैसे कि बारामती सबसे ज्यादा जो चर्चा बारामती लोकसभा की थी, जहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे थी और अजित पवार की पत्नी सुमित्रा पवार थी। इस बारामती में सिर्फ जो है 45% जो 45% जो है वोट हुए हैं, क्योंकि बारामती सबसे कम है। और बात करें सबसे ज्यादा कौन से लोकसभा की, जैसे कि कोल्हापुर में सबसे ज्यादा वोट जो है कोल्हापुर में हुए, वहां पर 63% जो वोट है कोल्हापुर में 5 बजे तक हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस बारामती लोकसभा का सबसे ज्यादा ध्यान लगा था, उसी बारामती क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट हुए। आरोप प्रत्यारोप हो रहे, कहे जा रहे थे रात में बैंक खुली थी, कई लोगों को पैसे बांटे हुए थे, कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप भाई बहनों के ऊपर किए जा रहे थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि बारामती में कौन विन होता है, ये भी सबसे बड़ी कौन विजेता होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन लोकतंत्र में अगर मतदान का प्रतिशत अच्छा नहीं आता तो ये भी सोचने वाला विषय हो जाता है। महाराष्ट्र से हमने दीपक चौहान के जो महाराष्ट्र की स्थिति दीपक चौहान के जी ने बता दी। अब आइए जरा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। रजत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रजत, महाराष्ट्र में तो रफ्तार धीमी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की रौनक आज देखते बन रही थी। खासतौर पर हम अगर हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करें, डिंपल भाभी जिंदाबाद, बहुत नारे आज दिन भर सुनाई देते रहे। मैनपुरी में कहा जा रहा है कि विरासत को बचाने या विरासत को आगे ले जाने की लड़ाई। ऑल इन ऑल क्या अपडेट रहा, और खासतौर से मैनपुरी का अगर जिक्र किया जाए तो क्या रही ग्राउंड की तस्वीरें? देखिए अपनी मैनपुरी की सीट जितनी कंफर्टेबल सीट समाजवादी पार्टी ने सोची थी, उतनी लड़ाई आसान नहीं रही है। अभी तक जिस तरीके के फीडबैक्स आ रहे हैं उसके आधार पर बहुत कुछ बदला है मैनपुरी के अंदर। और खास तौर पर जिस विरासत की बात आपने करी, जिसकी सियासत पिछले कुछ इतने दिनों से चलती हुई दिखाई दे रही थी, कि उसी विरासत को बचाने की लड़ाई इस समय मैनपुरी में चल रही है। डिंपल यादव खुद मैदान पर है, डिंपल यादव के पति समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान पर है। लेकिन जब उतने से पूरा नहीं पड़ा तो डिंपल यादव की बेटियों तक को मैदान में उतरना पड़ा और उनको भी अपनी मां के लिए, डिंपल यादव के लिए प्रचार करना पड़ा। पिछली बार भी जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पे बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय भी अखिलेश यादव ने प्रचार किया था डिंपल यादव के लिए, और तब एक जो मर्सी वोट था, वो मर्सी पोल था, वो एक तरीके से डिंपल यादव के लिए हुआ था। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर शिवपाल सिंह यादव थे। तब तक शिवपाल सिंह यादव उनके साथ में थे और शिवपाल सिंह यादव ने एक तरीके से डिंपल यादव का पूरा चुनाव संभाला था। लेकिन इस बार शिवपाल सिंह यादव खुद अपने बेटे को जिताने के लिए बदायूं में प्रचार करते हुए ज्यादा नजर आए थे। मैनपुरी में उनका उतना इन्वॉल्वमेंट इस बार नहीं रहा और इसीलिए अखिलेश यादव को खुद डिंपल यादव के लिए मैदान में उतरना पड़ा। आज जिस तरीके की पोलिंग हुई है, उस तरीके की पोलिंग को देखते हुए और खास तौर पर इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश यादव का जो बयान रहा, वो ये बात साफ कर रहा है कि अखिलेश यादव को ये रियलाइज जरूर हुआ है कि जितना आसान वो मैनपुरी सीट को समझ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उतना आसान इस लड़ाई को रखा नहीं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बूथ को लूट सकते हैं। ईवीएम के दौर में बूथ को लूटने जैसी बात करना, ये हताशा की ओर सीधे तौर पर इशारा कर रहा था कि अखिलेश यादव को जो एक्सपेक्टेशंस थी मैनपुरी से, वो पूरी नहीं हो रही। वहीं दूसरी जो हाई प्रोफाइल सीट थी, उस बदायूं की सीट को लेकर भी बाकायदा, चूंकि वहां पर शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, उनके बेटे वहां पर चुनावी मैदान में हैं, लिहाजा शिवपाल सिंह यादव के लिए प्रेस्टीज इशू था और शिवपाल सिंह यादव ने हर तरीके का कार्ड बदायूं में खेला, चाहे वो इमोशनल कार्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर दिखाने का कार्ड हो, या फिर जो समाजवादी पार्टी की एक चिर परिचित छवि दबंगई वाली रही है वो दिखाने की बात हो। सारे कार्ड शिवपाल सिंह यादव ने खेले और अब उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे वो 4 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन एक तरीके से ये टेस्ट जरूर हुआ आज मैनपुरी में और बदायूं में, दोनों सीटों पे, कि क्या यादव कुनबे का जो दबदबा एक दौर में इस पूरे यादव लैंड पे रहता था,
वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है या अभी भी उसमें थोड़ा बहुत दम बचा है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है, ये अब 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो 2 हाई प्रोफाइल सीटें आज इस पूरे फेस में थी, इन दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक टफ फाइट जरूर दी है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, और जितना आसान ये समझा जा रहा था उतना आसान रहा नहीं, उतना आसान नजर नहीं आया। लेकिन अब देखते रहे कि खास तौर से एक तरफ मतदान की प्रक्रिया जारी थी तो दूसरी तरफ वाक युद्ध भी जारी था। आरक्षण को लेकर आज अखिलेश यादव की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो गर्मी को भी एक तरीके से वो कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर गर्मी में वोटिंग रखी है, और इसे लेकर बहुत सारे लोग हंसते हुए भी नजर आए कि ये कैसा रिएक्शन है। आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हताशा है। लेकिन खास तौर से जिस समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरी, क्या आपको वो समीकरण पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? 10 सीटों की बात हो रही है, जिसमें से कुछ ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरे नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम चेहरे, गैर मुस्लिम चेहरे उतारे। क्या वहां पर ये स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की कुछ काम करती हुई नजर आएगी आपको? देखिए लावनी, ये तो बात फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बहुत समझदारी से किया है। बहुत जगह इस तरीके के फैक्टर्स थे जहां पर सिर्फ मुसलमान वोटर होना फैक्टर नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, और समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत ध्यान में रखते हुए अपने टिकट का वितरण किया। अब ये जो इंटेलिजेंस टिकट बांटते समय दिखाई गई है, उसका कितना असर वोटिंग में आया है, ये अब 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस समीकरण की आपने बात करी, खास तौर पर अभी भी इस बात को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या कांग्रेस का जो सपोर्टर है, हालांकि उसमें बहुत कुछ दम नहीं है, लेकिन जितना भी है, क्या वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, दोनों लोगों को मुझे लगता है इस बात का रियलाइजेशन है कि कांग्रेस का वोटर हर बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हो रहा है, और इसीलिए शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव पूरी तौर पर इन दोनों सीटों के ऊपर लगातार प्रचार करते रहे, लगातार वो अपने दौरे लगाते रहे, और पूरे परिवार को इन दोनों सीटों के ऊपर उतारना पड़ा। जहां तक मुस्लिम वोटर्स की बात है, संभल की सीट के ऊपर आज बहुत दिलचस्प लड़ाई रही है, क्योंकि संभल की सीट भी एक तरीके से विरासत की सीट थी। शफीकुर रहमान वर्क लगातार वहां से जीतते रहते थे, और समाजवादी पार्टी के एक बड़े स्ट्रांग मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते थे। खासतौर पर CA/NRC जैसे विषयों के ऊपर उन्होंने पूरा खुल के देश विरोधी बयान दिए थे। आज अब उनकी सीट पर उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अब उस सीट के ऊपर भी आज जिस तरीके की लड़ाई हुई, जिस तरीके से झड़प होती हुई पुलिस के साथ दिखाई दी, उससे ये बात रियलाइज साफ हो रही थी कि यहाँ पर भी हालात पहले जैसे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जो सेंधमारी कर रही है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारे जो समीकरण आज पूरे दिन में बने हैं, ये बेहद दिलचस्प रहे हैं, बेहद दिलचस्प रहे। और आपने क्योंकि जिक्र कर ही दिया है संभल का, तो हिंसा का दौर भी आज देश ने देखा है। तीसरे चरण में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई और संभल में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई। अगर पैनल वो तस्वीरें दिखा सके तो जल्दी से जरा हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से झड़प की खबर आई, और वहीं दूसरी तरफ संभल, जिसका जिक्र अभी रजत मिश्रा कर भी रहे थे, वहां पर भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स वहां पर एकत्रित हुए और उनकी तरफ से स्थिति को खराब करने का प्रयास किया गया, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर प्रदेश की संभल, ये 3 ऐसी सीट्स रही जहां पर एक तरफ मतदान जारी था, लेकिन मतदान के दौर में हिंसा का दौर भी चलता रहा। इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए, एक जगह एक तरफ तो हिंसा की तस्वीरें थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सुकून भरी तस्वीरें भी आ रही थी, और वो सुकून भरी तस्वीरें गुजरात से आ रही थी। क्या कुछ गुजरात में खास रहा, हम लिए चलेंगे आपको उत्कल ठाकुर के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए रण क्षेत्र के साथ।
तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तीसरा चरण संपन्न हो चुका है, 4 अभी बाकी हैं, लेकिन बहुत निर्णायक ये चरण रहा। और ऐसे में अब क्योंकि हमने ब्रेक से पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी जारी रहा, ऐसे में संगीता झा के पास अब सबसे पहले चलना चाहती हूँ। संगीता, एक तरफ पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है पहले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया, आज एवरेज रहा, लेकिन जो चीज कॉमन रही इन तीनों चरणों में वो रही हिंसा का दौर। आज भी पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा का दौर देखा गया। ग्राउंड पर और क्या कुछ खास रहा आज का वोटिंग परसेंटेज, अगर आप अपनी नजर से समझा सके दर्शकों को कि पश्चिम बंगाल के लिए आज का तीसरा चरण कैसा रहा? संगीता, देखिए, पश्चिम बंगाल में आज 4 लोकसभा में चुनाव हुआ, जिसमें कि मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और साथ ही मुर्शिदाबाद में आज चुनाव हुआ। तो आपको बता दें कि चुनाव के दौरान हिंसा तो हम लगातार पहले चरण से ही देखते आ रहे हैं, आज भी हिंसा हुई और आप देखिए कि झड़प की घटनाएं भी सामने आई। किस तरह से हमने जंगीपुर में देखा, मुर्शिदाबाद में देखा। मुर्शिदाबाद में कल रात बम धमाका हुआ था। फिर आज भी कांग्रेस ने आरोप लगाया टीएमसी पर कि बम धमाका उनके घर को टारगेट करके किया गया। और अगर आपको मैं मतदान फीसदी की अगर बात करूं कितने कहाँ मतदान हुए, तो मैं आपको बता दूं कि मालदा उत्तर में 73.30% मालदा उत्तर में मतदान हुए आज। वही मालदा दक्षिण में 73.68% मतदान हुए। साथ ही जंगीपुर में 72.13% मतदान हुए। वही मुर्शिदाबाद, जहां की सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं आ रही थी सामने, वहां पर 76.49% मतदान हुए। तो मतदान तो अच्छे खासे हुए, एक एवरेज रहा मतदान। बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो मतदान करने आ रहे हैं उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बावजूद इसके लोग मतदान करने के लिए आए, उन्होंने अपना मतदान किया। और साथ ही आपको यह भी बताया कि ये आपके मालदा हबीबपुर में कई महिलाएं आज विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वो वोट को बॉयकॉट किया, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में किसी प्रकार की कोई विकास नहीं हुई है, जिस वजह से वो वोट नहीं देंगे, जिस वजह से कई महिलाओं ने आज वोट नहीं दिया। और ये हुआ है मालदा के हबीबपुर में हुआ है। तो आप देखिए कि पूरी जो तस्वीर रही वो अगर कुल मिलाकर देखा जाए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो हम तीनों चरणों में लगातार हिंसा देख ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा ना हो, ये हिंसा का दौर देखा गया, लेकिन फिर भी जो एवरेज परसेंटेज है वो आज पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आया, जैसा कि संगीता बता रही है, और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। परिवर्तन होता है या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा है 35+ का, वो टारगेट वो हासिल कर पाती है नहीं, ये सब कुछ देखेंगे 4 जून को। लेकिन उससे पहले की दिलचस्प तस्वीरें गुजरात से आई, उत्कल ठाकुर के पास चलते हैं। उत्कल, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें आई क्योंकि अगर गुजरात के लिहाज से देखा जाए तो क्लीन स्वीप किया है। बीते लोकसभा चुनाव का इतिहास ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी उन्होंने लक्ष्य और उद्देश्य जीत का ही रखा, क्लीन स्वीप का रखा। सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ज्यादा करने का उद्देश्य लक्ष्य तय किया गया कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी थी, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। गुजरात के लिहाज से आज तीसरा चरण और एक ही चरण में सारी सीट्स पर अब चुनाव संपन्न हो गया। क्या, कैसा आकलन करेंगे आप? उत्कल, बहुत क्लियर आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। उत्कल जी को पुनः जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन सबके बीच जरा ये जल्दी से छत्तीसगढ़ चलते। उत्कल जी को जरा दोबारा जोड़ने का प्रयास कीजिए। छत्तीसगढ़, योगेश मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 7 सीटों पर मतदान हुआ और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो गया। आज तीसरा चरण कितना खास माना जाए? योगेश, आपके पास आते हुए, कितना खास रहा आज का तीसरा चरण? और क्योंकि मतदान संपन्न हो गया है, ऑल इन ऑल अगर हम आपसे पूछें कि इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर हो सकती है, तो आपका आकलन क्या कहता है? लावनी, देखिए, सबसे पहले मैं एक अच्छी तस्वीर बता दूं कि आज मुझे भी जो है मतदान के उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। और ये देखिए, जिस तरह से मैं भी अपने गांव पहुंचा हुआ था, और न सिर्फ एक पत्रकार के रूप में बल्कि एक मतदाता के रूप में भी आज हमने इस उत्सव में शामिल हम हुए हैं। उस दौरान हमने देखा कि खास तौर पे न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिस तरह से हमने देखा सुबह से जो महिला वोटर्स है वो पोलिंग बूथ की तरफ आ रही थी। बहुत सारी महिलाएं बाकायदा ग्रुप बना करके मतदान केंद्रों की ओर आ रही थी, और सुबह से ही जो मतदान को लेकर के उत्साह था वो देखा जा रहा था।
जिस तरह से हमने सुबह खबर भी दिखाई दी, एक महिला जब उनको ये पता चलता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई है और उनको वोट डालने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो बकायदा वो मीडिया से गुहार लगाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के मन में कितनी जागरूकता है अपने मताधिकार को लेकर के। और जैसा मैंने बताया कि हम खुद वहां पे एक वोटर के रूप में मौजूद थे, तो महिलाओं के चेहरे पे और खासतौर पे जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके चेहरे पर लगातार उत्साह देखा जा रहा था। जिस तरह से अगर हम सरगुजा सीट की बात करें, सरगुजा भी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, कोरबा की बात हो, रायगढ़ की बात हो, बिलासपुर की बात हो, और जिस लोकसभा सीट में मैं भी मतदाता हूं, जांजगीर चांपा क्षेत्र, यहाँ भी जो महिला वोटर्स हैं लावनी जी, ये सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथ की तरफ जा रही थी। और जिस तरह से उनका जो उत्साह लगातार देखा गया है पोलिंग बूथ के जाने की ओर, चाहे बात करें या फिर जिस तरह से महिला वोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम बीते चुनाव को भी देख ले तो महिला वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में जैसा कि आप बता रहे, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो एक निर्णायक भूमिका निभाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। लेकिन इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि एक तरफ आरक्षण को लेकर तमाम तरीके से वाक युद्ध चल रहा था, और आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पहुंचे और विपक्षियों के उस बयान को लेकर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये विलुप्त प्रजाति है, आप देखिएगा अभी धीरे धीरे ये किस तरह से विलुप्त होती जाएंगी। बड़ा उनका ये जो बयान था आज राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय बनता रहा। योगेश, बिल्कुल, न सिर्फ आरक्षण का मामला, बल्कि देखिए जिस तरह से लगातार इंडी गठबंधन के बयान जो सामने आते रहे हैं, उसको लेकर के सीधे तौर पे भाजपा के नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि न सिर्फ ये लोग बल्कि इनकी पूरी प्रजाति ही जो विलुप्त होने के कगार पे है। जिस तरह से आरक्षण की बात हो, चाहे हिंदुत्व के मुद्दों की बात हो, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों जब राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया, उसके बाद से भी ये बयान लगातार कांग्रेस को लेकर के और इंडी गठबंधन को लेकर के सामने आते रहे। तो जिस तरह से खासतौर पर अगर बात करें लावनी, या विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं की बात करें, जिस तरह के समय समय पे जो बयान सामने आते हैं उसको लेकर के सीधे तौर पे भाजपा के नेता बड़ी मुखरता के साथ कांग्रेस का विरोध करते हैं और ये भी कहते नजर आते हैं कि ये जो बयान देते हैं वो प्रासंगिक नहीं है, और इसलिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल नहीं है। जिस तरह से लगातार देखा कि बिल्कुल धरातल पर काम करा, और धरातल पर काम करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी उस विकास को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है अभी तक, कि भारतीय जनता पार्टी के काम को एक मुद्दा बनाकर जनता जरूर चुनावी मैदान में जब वो ताल ठोकने के लिए जा रही है, मतदान करने के लिए जा रही है, उन मुद्दों को जरूर ध्यान में रख रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश जरा लिए चलते हैं, रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामस्वरूप जी, खासतौर से 9 सीटें रही वहां पर और हाई प्रोफाइल सीटें थी, बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे थे जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई थी। मध्य प्रदेश के लिहाज से तीसरा चरण कितना विशेष रहा? देखिए, आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात रही वो झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, वो सबसे बड़ा एक आकर्षण न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रहा। और उसका परिणाम मुझे लगता है कि जो मतदान का परसेंटेज एकदम 62% हुआ है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के भाषण की वो अर्थ जिसमें वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पिछले कई दिन में प्रेम स्वतंत्रता वाला जो ध्यान था विरासत पर, उसके लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अपना भाषण कई जगह से केंद्र में रखा था। और उसको केंद्र में रखते हुए उन्होंने ओबीसी दलित एसटी पक्ष को पक्ष देते हुए पूरे मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया था। उसका कहीं न कहीं फायदा हुआ है, और जो हिंदू मतदाता है वो बाहर निकला है, उसने मतदान किया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है, दूसरी बात ये रहा है कि पिछले 2 चरणों में जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के मतदान कम हुआ था, उसने लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसने चिंतन मनन किया। और इस चिंतन मनन में इस बात पर ध्यान दिया गया कि किसी भी तरीके से जनता पार्टी सॉरी रामस्वरूप जी, बीच में रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपने जी बोलिए, 10 सेकंड देती हूँ मैं आपको, अगर आवाज सही हो जाए तो बोलिए बोलिए बोलिए। जी, इसके बाद जो नहीं, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन और धार में जो भाषण दिया, उसमें जिस तरीके से विपक्षियों को आड़े हाथों लिया, ये कहा जा रहा था कि तीसरे चरण में उन बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब कितना प्रभाव पड़ा है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन तस्वीरें बड़ी दिलचस्प रही। तेजो तालु नाको हमारे साथ जुड़ रही है, पूर्वोत्तर लगातार वो कवर करती रही और आज असम में उनकी मौजूदगी, 4 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण के लिहाज से क्या देखा आज तेजो तालु, क्या कुछ खास रहा? जी, आज असम की 3rd एंड फाइनल फेज है और इस 3rd एंड फाइनल फेज में
से लेकर नॉर्थ ईस्ट के पूरे लोकसभा 2024 इलेक्शन भी आज समाप्त हो गया है और अभी तक की असम की वोटिंग टर्न आउट 68% के वोटिंग टर्न आउट बताया जा रहे हैं और आज हमने जो सबसे ज्यादा है, जिसे सबसे ज्यादा माना जा रहा है। जी 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 और कि सुबह तक तो ग्रिजलिंग होने के कारण ये बारिश की वजह से लोग थोड़ी सी ग्रिजलिंग की वजह से थोड़े से हिचकिच हुए थे, लेकिन बाद में हम लोगों को ये भी एक अलग सी नजारा देखने को मिला। वो है लोग वहाँ डबरी और बारपीटा जैसे क्षेत्र में लोग वाटर बोट को लेके अपने पुलिस स्टेशन तक जाके पूरे लार्ज क्राउड में आके वहाँ पे वोटिंग करते हुए हम लोग ये भी नजर आए। जी, यानी आपने इतना तो जरूर है कि बीते दिनों अगर इलेक्शन की बात की जाए तो पूर्वोत्तर में हिंसा का दौर देखा गया था, रीपोलिंग जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन असम से आज खूबसूरत तस्वीरें आई, मतदान का स्पष्ट प्रयोग किया गया और सबसे ज्यादा कहा जा रहा है वोटिंग परसेंटेज 5 बजे के लिहाज से दर्ज किया गया असम में। अगर उत्कल जी आपके पास एक बार फिर से जल्दी से आऊंगी, 20 सेकेंड्स में सम अप कीजिएगा गुजरात के लिहाज से पूरी की पूरी सीटें इस बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दम है वो दिखाई देगा? ठीक है, इस बार का चुनाव गुजरात के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जीत के लिए नहीं बल्कि हराने वाले को मार्जिन कितना अंतर होगा हराने का, इस लिहाज से चुनाव लड़ा जा रहा है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का चुनाव सरकार बनाने के लिए है, विपक्षी तो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए चुनावी मैदान में है। इन बातों का कितना असर है, कितना असर दिखाई देगा, इन सब के लिए 4 जून का इंतजार करते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर आप लोग डटे रहे, दिन भर जो तस्वीरें थी पल पल की हमारे बीच रखते रहे। कुल मिलाकर 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इसी के साथ अगर देखें तो आधा चुनाव एक तरह से कहना चाहिए कि संपन्न हो चुका है। निर्णायक भूमिका निभाने वाला ये तीसरा चरण कितनी निर्णायक भूमिका निभाएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज की तारीख आने वाली तारीखों के लिए एक बड़ा आधार जरूर तैयार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।